तो आज है 3 जनवरी। 3 जनवरी का न्यूज़ डिस्कशन देखें। पहला है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025। तो खेल पुरस्कार में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है। खेल रत्न जैसे भारत रत्न होता है वैसे ही खेल रत्न पुरस्कार। तो ये खेल के लिए। तो डी गुकेश जो है शतरंज के लिए उन्हें मिला है। हरमनप्रीत सिंह, ये कौर नहीं है, वो क्रिकेट वाली हैं जो कौर है, ये हरमनप्रीत सिंह एक अपने हॉकी प्लेयर है। तो हरमनप्रीत सिंह इन्हें मिला है। उसके बाद है प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स, और मनु भाकर ने भी अभी ओलंपिक में जीता ही था। तो मनु भाकर को निशानेबाजी के लिए। तो 4 लोगों को मिला है ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। डी कुकेश, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार और मनु भाकर को मिला है। अगला है अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार मिला है 32 खिलाड़ियों को, और उनमें से 17 हैं पैरा एथलेटिक। तो 32 खिलाड़ियों को और उनमें पैरा एथलेटिक अगर पूछा जाएगा। उत्तर प्रदेश से किसे मिला है? तो उत्तर प्रदेश से इसमें 32 में से उत्तर प्रदेश के हैं अनुरानी जो एथलेटिक्स के लिए है, और प्रीति पाल जो पैरा एथलेटिक्स में है। तो मेरठ से अनुरानी और प्रीति पाल, तो अनुरानी और प्रीति पाल को उत्तर प्रदेश से मिला है अर्जुन पुरस्कार। पुरस्कार द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 17 जनवरी को दिल्ली में दिया जाएगा। अगला है लाइफ टाइम अर्जुन पुरस्कार। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट टाइप का है ये अर्जुन पुरस्कार। ये कैसे दिया गया है? मुरलीकांत पेटकर, जो भारत के पहले पैरालंपिक स्वर्ण पद विजेता थे, स्वर्ण पदक विजेता पहले थे मुरलीकांत पेटकर, जिन पर भी मूवी भी बनी है। दूसरे हैं सुचा सिंह, एथलीट हैं, श्री सुचा सिंह एथलीट हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करें तो द्रोणाचार्य तो ये मिला है एस मुरलीधरन, बैडमिंटन के लिए है। और उसके बाद है अरमांडो एनेग्लो कोलाको करके, ये फुटबॉल के हैं। तो ये है। तो लाइफ टाइम पुरस्कार में द्रोणाचार्य में मिला है एस मुरलीधरन को और कोलाको को। द्रोणाचार्य पुरस्कार, इसमें से द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे मिला है? तो लाइफ टाइम के अलावा है द्रोणाचार्य पुरस्कार, ये मिला है सुभाष राणा को, दीपाली को और संदीप सांगवान को। तो ये मिले हैं सुभाष राणा, दीपाली देशपांडे और संदीप सांगवान को मिले हैं। अगला है मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2024। इसमें टॉप पे रहा है चंडीगढ़ लवली यूनिवर्सिटी सेकंड, और तीसरा है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर है। तो ये तीनों टॉप पे हैं। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी में पूछे जाए तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी टॉप पे रही है। उसके बाद है, अब ये अगला न्यूज़ है जनरेशन के लिए। तो ऐसे जनरेशन कहते हैं जेड जनरेशन, तो अल्फा जनरेशन, बीटा जनरेशन, तो ये है। तो जो जनरेशन बीटा है 2025 से शुरुआत करी गई है। अब है क्या इसमें कि 2025 1 जनवरी 2025 के बाद जो जन्मे होंगे बच्चे, उन्हें कहा जाएगा जनरेशन बीटा के अंतर्गत आएंगे। तो ये पीढ़ी किस वजह से अलग की गई है? तो ये पीढ़ी एआई और अत्याधुनिक तकनीक के प्रभाव में विकसित होगी। मतलब इस टाइम जब ये है उस टाइम एआई और तकनीक उन्नत स्तर पे है, तो इस वजह से इसे कहा गया है बीटा जनरेशन। नामकरण क्या है? तो मार्क फ्रैंक क्रिंडल ने इसे जनरेशन अल्फा के बाद अगली पीढ़ी के रूप में नामित किया है। तो नामकरण अगर आप पूछ लेगा तो मार्क, मार्क है तो ऐसे याद कर लेना, इन्होंने मार्क कर दिया है इसे बीटा के रूप में। तो मार्क मैक क्रिंडल ने इसे जनरेशन अल्फा के बाद, अल्फा था अब बीटा आ गया ये। अब पुरानी जनरेशन देखें तो साइलेंट जनरेशन हुआ करती थी सबसे पहली जनरेशन, मतलब 1928 के आसपास, जो द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास वाले एरिया में अगर हम ध्यान देंगे तो उस टाइम की जनरेशन थी साइलेंट जनरेशन। क्यों? यहाँ महामंदी, युद्ध प्रभाव, ऐसी सिचुएशन हुआ करती थी, तो साइलेंट था। उसके बाद जब युद्ध समाप्त हुआ उसके बाद था बेबी, जो बेबी बूमर्स था, बेबी बूमर्स का युद्ध के बाद पुनर्निर्माण हो रहा था, नया विकास था नया, तो उसे बेबी बूमर्स कह दिया गया। उसके बाद जनरेशन एक्स थी 80 तक, उसके बाद 81 तक मिलेनियल्स, 81 से 96, और 97 के बाद 97 से 2009 के बाद जो है जनरेशन जेड, ज़्यादातर इसी में है अभी। तो जनरेशन जेड 97 से 2009 के बीच में है। उसके बाद 10 के बाद जो है उसे अल्फा कहा गया, और 10 के बाद वाला अब जो है 24 से 25 से उसे क्या कह दिया? बीटा जनरेशन। तो ये अगला है स्विट्जरलैंड है, उसने बुर्के पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। 2025 से पूर्ण प्रतिबंध है, पहले ही लगा दिया था पर इसके बाद वोटिंग कराई गई है, उसे पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। फ्रांस पहले लगा चुका है ये। अमेरिका में तीन नए साल पे 3 हमले हुए हैं, तो हमें लोकेशन देखना है। न्यू ऑर्लियंस हमने देखा था उस टाइम, और ये है न्यूयॉर्क जो इधर है पूर्वी तट पे है। और उसके बाद अगर लॉस वेगस में हुआ है, लॉस वेगास, तो ये रहा लॉस वेगास करके, तो लोकेशन देख लेनी। और लॉस एंजल्स ये रहा। तो न्यू ऑर्लियंस, न्यूयॉर्क, लॉस वेगास और लॉस एंजल्स है। अगला है टीबी मुक्त
प्रदेश अभियान का पर निक्षय, तो क्षय जो होता है उसका मतलब होता है टीबी, क्षय क्षय रोग जिसे कहते हैं टीबी। तो इस पहल क्या है सरकार की, निक्षय। तो निक्षय मित्र पहल सरकार ने शुरू करी है टीबी मुक्त प्रदेश अभियान के तहत। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीबी मुक्त भारत के प्रधानमंत्री के लक्ष्य को 25 में पूरा करने के लिए अभिनव पहल शुरुआत की है। तो निक्षय मित्र पहल का पूरा 2025 तक ही पूरा करने के लिए, तो इसमें निक्षय मित्र बनाए गए हैं, काफी लोगों को सबको शामिल किया गया है जो योगदान देंगे इसमें। निक्षय मित्र समाज में टीबी रोगियों के प्रति सम्मान और जागरूकता बढ़ाएगा। तो ये टीबी उन्मूलन के प्रयास और टीबी जांच की संख्या को वृद्धि करनी है 4 गुना, मतलब जांच ही नहीं हो पाती तो जांच करनी है। तो ये सब है इसमें। अगला है यूपी दिवस। तो यूपी दिवस 24 जनवरी से 26 जनवरी 2025 के बीच में इस बार मनाया जाएगा। तो इसमें थीम क्या है इसकी, यूपी दिवस की 24 से 26 के बीच में मनाया जाएगा, विकास और विरासत, प्रगति पथ पर उत्तर प्रदेश। तो विकास और विरासत, तो दो वी टप के मिल जाएंगे, तो विकास और विरासत, प्रगति पथ पर उत्तर प्रदेश, तो ये मिल जाएगा। उसके बाद है मुख्य कार्यक्रम। तो मुख्य कार्यक्रम मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान लॉन्च किया जाएगा। इसका इसमें कौन सा कार्यक्रम लॉन्च किया जाएगा, ये पूछा जा सकता है कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान लॉन्च किया जाएगा। इसमें विशेष योजना क्या चलाई जा रही है, तो योजना के तहत देश में पहली बार युवाओं को बिना गारंटी, इस योजना के तहत क्या होगा, बिना गारंटी ऋण दिया जाएगा युवाओं को। उसके बाद है यूपी में ड्रैगन फ्रूट की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ड्रैगन फ्रूट ये होता है, तो ड्रैगन फ्रूट तो खेती का विस्तार 18 जिलों में 90 ग्राम पंचायतों में ये खेती शुरुआत की जाएगी। अब ये तो नहीं आएगी कितने में है, मेन बात है कि ड्रैगन फ्रूट उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। सहायता कौन से देगा ये इंपॉर्टेंट हो जाएगी, विश्व बैंक की सहायता से यूपी एग्रीज प्रोजेक्ट के तहत है। तो एक तो ये याद रखना है किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत है, यूपी एग्रीज प्रोजेक्ट और वर्ल्ड बैंक सहायता दे रही है। किसान सहभागिता, तो लगभग 300 चयनित किसान पद्धतियों के साथ खेती करेंगे। इसमें ड्रैगन फ्रूट जुलाई से नवंबर तक फलता है, तो ये कहा जाएगा फसल चक्र में है, तो जुलाई से नवंबर तक, मतलब खरीफ की फसल कह सकते हैं, खरीफ की फसल के टाइम पे ये होगा। तो ये है जुलाई से नवंबर के बीच। चयनित 18 जिले किए गए उनके नाम है, तो ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला है बांग्लादेश को लेकर। तो बांग्लादेश के जो राष्ट्रपिता थे मुजीबुर रहमान, जो शेख हसीना के पिताजी, तो उनका पाठ्यक्रम है से उनका नाम ही हटा दे रहे हैं पाठ्यक्रम से। तो शेख मुजीबुर का दर्जा जो था वो राष्ट्रपिता अब नहीं कहा जाएगा उन्हें। और ये अभी जो सरकार है जिया उर रहमान को दिया गया था, बांग्लादेश की आज़ादी का श्रेय जिया उर रहमान को दिया गया है अब से। तो ये है, तो 1971 में ये सब हुआ था। उसके बाद है कृषि सब्सिडी के लिए अनिवार्य होगा फार्मर आईडी। तो जैसे आधार कार्ड टाइप का होता है वैसे ये बनेगा फार्मर आईडी। तो किसानों के लिए क्या होगा, सब्सिडी अगर उन्हें मिलेगी तो उसके लिए फार्मर आईडी होना चाहिए तभी सब्सिडी मिलेगी। तो विवरण इसमें क्या शामिल होगा, भूमि का तो शामिल होगा ही, अगर किसान है तो भूमि, कौन सी फसलें होती है, पशुधन, मिट्टी का स्वास्थ्य कैसा, परिवार जानकारी, सारी कुछ इसमें डाटा होगा। उसके बाद इसमें सम्मान निधि, फसल बीमा, सारी योजनाओं को लाभ इसमें मिल जाएगा। और ये किसके अंतर्गत होगा, तो ये भी एक है मिशन, डिजिटल कृषि मिशन के एग्री स्टैक योजना के तहत होगा। तो ये क्या है, एग्री स्टैक डिजिटल कृषि मिशन के तहत है। 6 राज्यों में एक एक जिले हैं, उनमें ये प्रोजेक्ट पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाया जा रहा है, मतलब एक देखने के लिए। लक्ष्य क्या है इसमें, 3 वर्षों में 11 करोड़ फार्मर आईडी बनाने का लक्ष्य है, 3 वर्षों में। तो ये है जैसे 2025-26 में 3 करोड़, अभी 6 करोड़ बनानी है, फिर 3 करोड़, फिर 2 करोड़। और अभी बन कितना चुका है, दिसंबर तक 30 लाख आईडी बन चुके हैं। उसके बाद है प्रयागराज में वर्ल्ड फेस्टिवल। वैसे वर्ल्ड का अभी एक प्रोग्राम हुआ था उत्तराखंड में, अब ये क्या है, वर्ल्ड फेस्टिवल है। वर्ल्ड फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ हुआ जा रहा है, प्रयागराज में हो रहा है। कब हो रहा है, तो अभी फरवरी में ही 8 से 9 फरवरी के बीच में हो रहा है। स्थान वही प्रयाग है। ये थीम क्या है इसकी, कुंभ की आस्था, प्रकृति संरक्षण और जलवायु। कुंभ की आस्था, प्रकृति संरक्षण और जलवायु इसकी थीम है वर्ल्ड फेस्टिवल की। तो वर्ल्ड फेस्टिवल याद रखना है, ये जम्मू कश्मीर में। अगला है वो जम्मू कश्मीर में नहीं, उसमें प्रयागराज में 3 वर्षों से रुके हिंदी अकादमी साहित्य सम्मान की घोषणा हुई है। 3 वर्षों से रुके हैं कौन सा, हिंदी साहित्य अकादमी के पुरस्कार उन्हें अब दिया जा रहा है। तो इसमें क्या है, 11 लाख रुपए दिए जाते हैं। अभी मिला किसे है, तो 25 वाला जो हमें देखने का है, इसी के अंतर्गत साहित्य अकादमी के अंतर्गत है एक सलाका सम्मान। सलाका सम्मान मिला है 24-25 का चित्रा मुदगल को। और शिखर सम्मान मिला है श्याम सिंह शशि को। तो शिखर सम्मान श्याम सिंह शशि को, और 24-25 का जो मिला है सलाका सम्मान वो मिला है चित्रा मुदगल को। तो ये मेन रहेंगे।
उसके बाद है वनुआतू। वनुआतू में भूकंप आया है तो भारत ने मदद करी है, तो उस मदद का रुपए तो नहीं पूछा जाएगा। मेन है वनुआतू के बारे में पूछा जा सकता है कहाँ है, तो प्रशांत महासागर में वनुआतू है। इसकी राजधानी क्या है? पोर्ट बेला। तो राजधानी है पोर्ट बेला। वनुआतू कहाँ है? प्रशांत महासागर में है। उसके बाद है कैलिफोर्निया में होमवर्क के बोझ को कम करने के लिए एक नया कानून आया। होमवर्क के बोझ को कम करने के लिए कैलिफोर्निया ये रहा। तो कैलिफोर्निया में होमवर्क के करने के लिए क्या आया है? कम करने के लिए होम हेल्दी होमवर्क एक्ट। इसके अंतर्गत क्या सिखाया जाएगा? छात्रों को स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी जाएगी। स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी गई छात्रों को सीखने के लिए, तो ये आया है इसमें। उसके बाद है उत्तराखंड के हल्द्वानी जो है जगह, वहाँ पे महाभारत वाटिका का निर्माण किया जाएगा। तो हल्द्वानी जो जगह है वहाँ पे भारत महाभारत वाटिका का निर्माण होगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट रहेगा। महाभारत में वर्णित वर्णित जो पौधों की 37 प्रजातियों को प्रदर्शित किया जाएगा इसमें। तो महाभारत क्यों वाटिका नाम रखा गया? महाभारत में कुछ पौधे की चर्चा करी गई है। उन पौधों की 37 प्रजातियों को यहाँ पे उगाया जाएगा और बनाया मतलब है यहाँ पे। तो ये शामिल पीपल, बरगद, ढाक, हरसिंगार, खैर, बहेड़ा, ये ऐसे करके 37 हैं इसमें। और पहले भी ये कर चुके हैं। वाल्मीकि रामायण में वर्णित पौधे भी लगाए गए हैं यहाँ पे उत्तराखंड में। पहले वाल्मीकि रामायण में जो लगाए गए थे वो भी है यहाँ पे, और अब महाभारत के भी लग रहे हैं कहाँ पे? उत्तराखंड में। दिल्ली में क्या हुआ है? दिल्ली में अभी केजरीवाल जी ने क्या किया है? दिल्ली में पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना की शुरुआत की है। पुजारी ग्रंथी सम्मान का मतलब क्या हुआ? मंदिर गुरुद्वारे में जो पुजारी है ग्रंथों को पढ़ते हैं, उन्हें 18,000 रुपए का समर्थन महीने पे दिया जाएगा, मतलब पेंशन टाइप दिया जाएगा 18,000 रुपए का। तो ये कहाँ स्टार्ट किया गया है? दिल्ली में स्टार्ट किया गया है। एक और न्यूज़ है, वो क्या है कि जनवरी 2025 में मंगल, शनि, शुक्र दुर्लभ प्लेनेटरी परेड में होंगे। प्लेनेटरी परेड का मतलब एक लाइन में ऐसे दिखेंगे। तो मंगल मतलब बुध बुध नहीं देखा जाएगा। उसके बाद क्या आता है बुध के बाद? बुध, शुक्र, पृथ्वी भी नहीं है, फिर मंगल और शनि। तो पहला पहला नहीं आएगा बुध के बाद। उसके बाद क्या आता है? शुक्र, पृथ्वी नहीं, उसके बाद मंगल और शनि। तो ये तीनों चारों एक लाइन में दिखेंगे। तो ये है इसमें मंगल, शनि, शुक्र, बृहस्पति, यूरेनस, नेपच्यून आकाश में देखे जा सकते हैं इसमें बिना टेलीस्कोप के। तो ये एक न्यूज़ है इसमें। उसके बाद है, और इसमें ये दिया है मार्च में एक और बार परेड देखेगी जिसमें बुध भी शामिल होगा मार्च वाले में। अगला है भारत पहला लोकपाल दिवस 16 जनवरी को। तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा क्यों? क्योंकि पहला है। तो पहला लोकपाल दिवस है वो 16 जनवरी 2025 को मनाया जाएगा। तो लोकपाल दिवस इसकी स्थापना 2014 में हुई थी। 16 जनवरी 2014 में लोकपाल की स्थापना हुई थी। इस वजह से 16 जनवरी को ये हर साल लोकपाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा आपसे। और ये अध्यक्षता कौन करेगा? मुख्य न्यायाधीश श्री जस्टिस राजीव खन्ना, जो अभी अपने मुख्य न्यायाधीश है, वो इसकी अध्यक्षता करेंगे। और ये कहाँ होगा? तो ये लोकपाल जो डे है ये मानेकशॉ सेंटर है नई दिल्ली में, वहाँ पे होगा। तो मानेकशॉ है जो अपना सेंटर, उसमें होगा ये। वर्तमान लोकपाल अध्यक्ष कौन है? तो खानविलकर हैं। 2024 से कौन है? जस्टिस एएम खानविलकर करके जो अपने लोकपाल हैं अभी। उसके बाद विविध में देखें कुछ में, एक गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार है। तो उड़िया कवित्री प्रतिभा सतपथी को मिला है ये गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार। तो ये है, पूछ लेगा गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला है? तो उड़िया कवित्री है प्रतिभा सतपथी को मिला है ये। इसे संबलपुर यूनिवर्सिटी द्वारा प्रदान किया गया। उसके बाद है प्रख्यात संस्कृत विद्वान का निधन हो गया। नाम क्या है? डॉक्टर पियरे सिल्वेन फिलियो जेट करके है। तो ये नाम थोड़ा अजीब सा लगेगा, संस्कृत के हिसाब से मैच नहीं करेगा कि संस्कृत विद्वान थे कि नहीं थे। तो संस्कृत विद्वान के रूप में किसे मिला है जिनका निधन हुआ है अभी? उनका नाम है पियरे सिल्वेन और फिलियो जेट करके है। अब एक अगला न्यूज़ है एनआईए को लेकर, जो अपना नेशनल इन्वेस्टमेंट जो एजेंसी है इन्वेस्टिगेशन वाली, एनआईए, उसने क्या किया है? उसने जिन मतलब जो लोगों पे केस किया है वो 100% सजा की दर रही है वहाँ पे। तो 100% सजा की दर रही है, ये एनआईए की उपलब्धि है।